नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम में समय ज़्यादा नहीं बचा है और अगर इस समय भी आपको लग रहा है कि पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, डर लग रहा है या जो पढ़ा हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि भूल रहा है, करंट अफेयर में समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने पढ़ाई तो खूब की है, मेहनत की है, लेकिन आपने उन कोर पॉइंट्स को, टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप इन्हें तैयार करते हैं तो ही कॉन्फिडेंस आता है, तो ही सिलेक्शन होता है। और इसीलिए मैं आपको हर बार सबूत दिखा रहा हूँ एग्ज़ाम के बाद। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए, इस बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। आप जानते हैं इस चैनल पर सीरीज़ चलती है 34 वर्षों वाली, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, इनकी नोट आपको दी जा रही है। आप ये भी जानते हैं कि हर साल टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है। इस बार हमने इसको थोड़ा और बेहतर बनाया है, यानी कि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ लिया तो करंट अफेयर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको रिवीजन नोट दी जाती है, वो मेंस की भी नोट दी जाती है, आप जानते हैं, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, वो नोट्स हैं जिन्हें आप कुछ ही घंटों में बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और जितना अभी दिन बचा है ना, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करके अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आप इस नोट को अभी ले लीजिए और जितनी बार हो सके उतनी बार इसे रिवाइज करिए। आपको नोट लेना है तो सिंपल सी बात है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये वाली नोट फिलहाल हिंदी में दी जा रही है, यूपीएससी और बीपीएससी की नोट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, लेकिन यूपी पीसीएस वाली नोट हिंदी में है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और तुरंत नोट ले सकते हैं। हालांकि एक और ऑप्शन है, स्टडी विद मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया गया है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप नोट ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पढ़ाते समय मैं दो तरीके से बताता हूँ कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। एक तरीका ये होता है कि भाई यहाँ से इतनी बार प्रश्न पूछे गए हैं, इस टॉपिक में इस एंगल से यह तथ्य उठाकर बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए तैयार कर लीजिए। एक तरीका ये है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जाना अनिवार्य है, वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ से प्रश्न नहीं देखे अपने एग्ज़ाम में तो समझ लीजिए कि आप यूपी पीसीएस का पेपर नहीं दे रहे थे, आप किसी और एग्ज़ाम में बैठे थे। ख़ास तौर से जब मैं पंचायती राज पढ़ाता हूँ तो मैं हर बार कहता हूँ, हर बार 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आप वहाँ से देख रहे हैं। आज का जो पहला टॉपिक है ना, ये उसी कैटेगरी का है। मान के चलिए कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में छप चुके हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे तैयार करके जाते हैं या फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर देख के जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों को याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, ताकि जैसे ही आप प्रश्न देखें 1 ही सेकंड में आपके पास उत्तर आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें शुरुआत की कुछ लाइनें सामान्य हैं, बस एक बार देख लीजिए। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगा। पहली बार ये रिपोर्ट आई थी 1987 में, 1987 में, और उस श्रृंखला की ये 18वीं रिपोर्ट है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, किसने जारी किया, ये नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज़ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 21 अक्टूबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई थी। ये बेसिक बातें चल रही हैं अभी। यहाँ से आपके वो तथ्य दिखने शुरू होंगे जिन्हें दिमाग में बैठा लेना है। ये जो 2023 वाली रिपोर्ट है, इसके अनुसार कुल वनावरण कितना है भाई? 71.53 मिलियन हेक्टेयर। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल वनावरण कितना है, और यह भी याद रखना है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। 21%, लगभग 22% मान लीजिए। हमारा टारगेट क्या है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि हम कितना चाहते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 25, 30, 35, 40, कितना परसेंटेज होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। फिलहाल ये जो लाइन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों में अंतर होता है। इसके बारे में हम यूपीएससी में पढ़ते हैं कि झाड़ी की क्या परिभाषा है, वनावरण का क्या मतलब होता है और वृक्षावरण का क्या मतलब होता है। पीसीएस के लिए इतना डीप में जाकर नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान रखना है। तो कुल वनावरण और वृक्षावरण को मिला दें तो 82.74 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% हिस्सा ये है। तो अभी हमने देखा कि सिर्फ वन की बात करें, वन का आवरण कितना है, तो 21% है। कायदे से देखा जाए तो असली वन यही है,
ठीक है, असली जंगल वन जिसको आप कह सकते हैं। बाकी वृक्षावरण में बाग बगीचे भी शामिल हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 2 बीघा ज़मीन में बगीचे लगा दिए हैं, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, 2021 की तुलना में 2023 वाली जो रिपोर्ट है उसमें 156 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। ये एक डाटा है, इसे ध्यान रखिएगा। कई बार यूपीएससी जब ऐसे प्रश्न पूछती है ना तो वो इसे थोड़ा घुमा कर पूछती है कि वन कट रहे हैं इसकी वजह से वृद्धि नहीं हुई है, क्षेत्रफल घट गया है, ऐसी कुछ बातें थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ पूछी जाती हैं। फिलहाल ये जो 2023 वाली रिपोर्ट है, देश में कुल वृक्षावरण ट्री कवर, इसको अंग्रेजी में कह देते, ट्री कवर जो है इतना मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। अभी जो हमने 25 देखा था बेसिकली उसमें ऐड किया गया था तभी 25 हुआ है। तो अलग अलग अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, 2021 की तुलना में 23 में पहाड़ी जिलों में वनावरण कितना हुआ है, इतना वृद्धि हुई है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताते चलूँगा ताकि लोड ना हो दिमाग पे। उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में जो कुल वनावरण की बात है वो लगभग 1/3 का योगदान कर रहे हैं पूरे देश में। ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछ लेती है कभी कभी। यूपी पीसीएस में थोड़ी संभावना कम रहती है, यहाँ तो डायरेक्ट तथ्य पूछे जाते हैं जो भी आगे आएंगे, और इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस याद करना है, रटना है। उनका आकलन वहाँ आकलन की तुलना में 327 वर्ग किलोमीटर वनावरण में कमी दर्ज की गई है। तो ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन है, बस ध्यान रखिएगा। असली चीज़ें इधर हैं, ये भी कुछ कमी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट तो आपके पास है ही, ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो वनावरण है उसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो 8 राज्य है ना, इनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत वन शामिल है। ये देश के कुल क्षेत्रफल की बात हो रही है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि पूरे देश में, देश की तुलना में पूर्वोत्तर के राज्यों में कितना वन है, कितना प्रतिशत, तो लगभग 8%, 7.9%। ये ध्यान रखिएगा। जो 2023 वाली रिपोर्ट है उसके अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण और वृक्षावरण इतना जो है किलोमीटर है, बाकी इतना प्रतिशत है। ये बेसिक चीज़ है देखने के लिए। अब देखिए, ये लाइन ध्यान से पढ़िए। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अग्रणी वन क्षेत्रफल किसमें है, ये यूपीएससी भी पूछती है, तमाम पीसीएस परीक्षाओं में ये तथ्य पूछा जाता है। अभी बिहार पीसीएस है ना, देखिएगा यहाँ से प्रश्न वहाँ भी दिखेंगे, सिर्फ यूपी पीसीएस में नहीं। जब भी नई रिपोर्ट आती है वन वाली, उस पर प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आगे कौन चल रहा है, मध्य प्रदेश हमेशा से आगे, मतलब लगातार रहता है। फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। अभी हम थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, लेकिन ये लाइन आपको दिमाग में बैठा लेनी है, रट लेना है। कोई भी ट्रिक लगा के आप देखिए, लेकिन देखिए इसे ज़रूर। अच्छा, न्यूनतम अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। यहाँ पे वन का जो क्षेत्र है वो कम है। बाकी यूटी का यहाँ पर दिया गया है, कम संभावना है पूछे जाने की, तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं अनावश्यक वो लाइनें नहीं पढ़ना चाहता कि उसी में ध्यान चला जाए और जो मेन बातें हैं वहाँ से छूट जाए। असली शुरुआत होती है प्रश्न की यहाँ से। इसके पहले जो बातें हमने पढ़ी उसमें एक लाइन बस इम्पॉर्टेंट थी, वो अभी दोबारा कहीं ना कहीं मिल जाएगी इसमें। अब यहाँ से जो आप देखने जा रहे हैं ये हर हालत में याद होना चाहिए, प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि अगर समय ज़्यादा ना लगता, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, तो मैं वीडियो की क्लिप जोड़ता सबूत में, सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं दिखाता कि देखिए मैंने जिस तरह से कहा था वैसे ही प्रश्न पूछे गए। ऐसा नहीं है कि मेरा आयोग में किसी से परिचय है और मैं जैसा कहता हूँ ऐसा होता है, पैटर्न है, 34 सालों का विश्लेषण है, तो समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ देखिए, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य आपको बताने हों क्रम में, तो आप ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम पहले नंबर पे है, सर्वाधिक वृद्धि की बात हो रही है। फिर गुजरात में वृद्धि हुई है, उसके बाद से उड़ीसा में, और कर्नाटक और केरल में, 5वें नंबर पर केरल है। अच्छा, 2021 की तुलना में 23 में वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है, तो मध्य प्रदेश में काफ़ी कमी हुई है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। अभी हम जब कहेंगे कि टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से पता चलेगा मध्य प्रदेश आगे है, यही तो खेल है। जनगणना वाले आंकड़े भी और ये जो सर्वे है इसके आंकड़े इसी तरह से कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। जब टोटल क्षेत्रफल की बात होगी वनों की तो मध्य प्रदेश आगे है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई इस टाइम पीरियड में वनों का क्षेत्रफल कम भी हुआ है कहीं कहीं पर,
तो सबसे ज़्यादा कहाँ कम हुआ है, तो मध्य प्रदेश में कम हुआ है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन है, तो कम होने के बावजूद भी वो अभी आगे ही चल रहा है। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य देखिए, जिसी की बात मैं कर रहा था, ऊपर लाइन थी ना, यही पूछा जाएगा। अगर हम सोचें कि इतने ज़्यादा सेक्शन से इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन कौन है, तो यही है, इसे आप रट लीजिए। इसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले पूरे टॉपिक की सीरीज़ में इसे आप रट लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये 5 राज्य आपके ज़ुबान पर होने चाहिए क्षेत्रफल के नज़रिए से। इसके बाद से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस में भी परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पर वन क्षेत्र है। जैसे यूपी में पूछ लिया गया कई बार, अभी आगे देखेंगे, यूपी स्पेशल भी इसमें ऐड किया गया है। तो वनावरण प्रतिशतता के हिसाब से मिजोरम में 85% क्षेत्र में वन है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि ये मिजोरम का क्षेत्र है, तो लगभग इतना जो क्षेत्र है इसमें पूरा वन है। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे ही बसा हुआ मिजोरम, कहीं पे घर है, कहीं पे वन है, ऐसे करके। तो 85% क्षेत्र में मिजोरम में वन है, बाकी लोग रहते हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद है 78%, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण, अभी हमने देखा था वन और वृक्ष में अंतर थोड़ा देखा था। वन मतलब वो सघन वन की बात हो रही है नॉर्मली, जिसमें अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं, या कभी कभी सरकार भी प्रमोट करती है, पेड़ लगाती है। वृक्ष आवरण का मतलब थोड़े से बिखरे भी हो सकते हैं, इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, उसमें नहीं जाते हैं। आप वृक्ष वाली बात जब सुनेंगे तो समझिएगा कि उसमें महाराष्ट्र आगे है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश है वृक्षों का आवरण। इसके बाद सर्वाधिक वृक्षावरण में परसेंटेज देखेंगे तो केरल में जो है ज़्यादा परसेंटेज है, उसके बाद से गोवा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद से कुल वृक्षावरण और वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल देखिए, अब सब जोड़ दिया गया, वृक्ष और वन इनको जोड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश वैसे भी आगे था अभी वन के मामले में भी, और इसमें वृक्ष भी जोड़ देंगे तो आगे तो हो ही जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण को परसेंटेज में आप देखेंगे तो मिजोरम अभी हमने देखा था, वैसे भी वन के मामले में भी आगे था, फिर वृक्ष जोड़ दिए। तो थोड़ा सा ना आप कॉमन जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो याद करना आसान हो जाता है। फिर अरुणाचल, फिर मेघालय। 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले कौन राज्य रहे हैं? सबसे ज़्यादा वृक्ष जो है वृक्ष बढ़े हैं यहाँ पे, मतलब दोनों मिलाकर वृक्ष और वन दोनों। छत्तीसगढ़ में, यूपी में भी बढ़े हैं, उड़ीसा, राजस्थान, ये क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। 2023 से संबंधित अन्य तथ्य देखिए, जो रिपोर्ट है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाले जो राज्य हैं उनमें आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद गुजरात है, अंडमान निकोबार है और आंध्र प्रदेश है, ठीक। ये राज्य और संघ क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिला कहाँ पे भाई? परगना 24, क्या नाम है, दक्षिण 24 परगना, ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर इस जिले में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है। कच्छ जिला गुजरात का है और फिर दूसरे नंबर पे है। उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये केंद्रापाड़ा उड़ीसा में है। तो ये जिलों के बारे में पूछा जाए तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, बाकी एक बार आप देख लीजिए। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का योगदान 41% है। ऐसे अलग से पूछा जा सकता है। बाकी सबसे ज़्यादा क्षेत्र अगर आप देखें विश्व में मैंग्रोव का तो एशिया में ही है। एशिया का मतलब सिर्फ भारत नहीं, और आसपास के क्षेत्र आप देख सकते हैं जो समुद्र के किनारे हैं खास तौर से। अब यूपी स्पेशल में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न, मान लीजिए एक राष्ट्रीय से आया, एक यूपी स्पेशल से आया, 2 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे यहीं से। आपको ना एक बात बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में जब यहाँ से प्रश्न आएगा तो अगर क्वेश्चन आ रहा होगा तब भी आपको मेरी बात याद आएगी, और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी आपको मेरी बात आएगी। बस अंतर ये होगा कि जब आपने तैयार किया होगा तो मेरे बारे में सोच के खुश होंगे, अगर भूल रहा होगा तो दुखी होगी, मतलब दुख होगा आपको कि यार तैयार कर लेना चाहिए था। तो अभी आपके पास मौका है, छोड़िए मत। जो बातें मैं बता रहा हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें याद कर लीजिए। यूपी में जो सबसे खास बात है, ये वाला कभी कभी पूछा जाता है कि
अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, ये आंकड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन ये भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में परसेंटेज जो पूछा जाए ये आपको याद रखना है कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से किसका, अभिलेखित वन क्षेत्र का, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 7.5% के आसपास, 7.25 कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अभिलेखित वन क्षेत्र में 2.25%, 2.25% आरक्षित वन है, 1.89% संरक्षित वन है और 3.11% अभिलेखित अर्वाचीन वन है। ये थोड़ा सा कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है, इसमें आप ज़्यादा ना उलझें तो मतलब कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। बाकी यहाँ देखिए 2021 की तुलना में 23 में जो रिपोर्ट आई है, यूपी में वनों और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल जो है इतना है, 15,045 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.24% है। आपको मेन चीज़ पता है क्या ध्यान रखना, ये वन और वृक्षावरण, इसका क्षेत्रफल और परसेंटेज, ये याद रखना है। इसमें थोड़ा सा अब क्या किया गया है कि सघन, मध्यम, इनका परसेंटेज निकाला गया है। बस एक बार देखने के लिए, इसको मत याद करिएगा, एक बार देख लीजिए, आइडिया लग जाए। इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि इतना किलोमीटर राज्य में झाड़ियाँ हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। 2021 की तुलना में वनावरण में 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब जिलों के अनुसार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन आवरण वाले जो ज़िले हैं उनमें सोनभद्र पहले नंबर पे है, फिर लखीमपुर खीरी है, मिर्ज़ापुर है। न्यूनतम वनावरण की बात करेंगे तो भदोही में सबसे कम वनावरण है, संत रविदास नगर। मऊ है, उसके बाद फिर संभल है। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करेंगे वनावरण में परसेंटेज की तो सोनभद्र ही आएगा, फिर चंदौली और श्रावस्ती। इसके बाद से न्यूनतम परसेंटेज आप देखेंगे तो संभल में सबसे कम प्रतिशत में वन मिलेंगे आपको, फिर भदोही, संत रविदास नगर और मैनपुरी। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण जो है इतना है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.72% अभी हमने देखा था। इस प्रकार राज्य में कुल वृक्षावरण और वनावरण इतना है, ठीक, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% है। सब कुछ छोड़ के पहले ये लाइन आपको याद कर लेनी है। यूपी स्पेशल में सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूपी स्पेशल में सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है। आप इसे किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। ये प्रश्न हो सकता है कि छप चुका हो आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एक सिंपल सा प्रश्न है, मसाली भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। तो गुजरात का दौरा किया था प्रधानमंत्री ने। यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था और मसाली को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया था। तो मोढेरा और मसाली, ये दो आपको याद रखना है। बाकी सामान्य सी बात है कि किस तालुका में है, किस ज़िले में है, ये सब बेसिक बातें हैं। भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का उद्घाटन किया गया है। ये थोड़ा सा विस्तार से है, लेकिन वन लाइनर के रूप में ये पूछा जाता है आपसे। तो भारत को विश्व की कौशल राजधानी, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए ये सरकार ने एक परिकल्पना की है। 3 स्थानों पर, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर में ये कौशल संस्थान बनाए जाएंगे। इनमें से एक मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। पीपीपी मॉडल पे आधारित है, मतलब सरकार भी इसमें सहयोग करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं और इसका उद्देश्य वही है, वर्कफोर्स तैयार होगा स्किल्ड। आजकल देख ही रहे हैं बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है तो दिक्कत होती है। फिलहाल भारतीय कौशल संस्थान कानपुर को आईआईटी कानपुर द्वारा मार्गदर्शित किया गया। खैर ये तो एक बेसिक बात है, जो कानपुर में स्थापित किया जाएगा वो इसी से मार्गदर्शित होगा और बाकी सामान्य सी बातें हैं। ये देखिए 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यह पॉइंट यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब हम टॉप 300 पढ़ेंगे करेंट अफेयर यूपीएससी का, तो उसमें मैं इसको कवर करूंगा और विस्तार से कुछ अलग एंगल्स भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल भारत की भाषाई विविधता की पहचान और उसका सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये आपको पता है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में खूब प्रश्न आते हैं। ये तो आपको याद ही होना चाहिए।
इसी प्रकार कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया जाता है। ये इससे थोड़ा अलग है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो एक बात है, उनका सम्मान, उनकी पहचान है, लेकिन एक कल्चरल महत्व देने के लिए, साहित्यिक महत्व देने के लिए अलग से एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। यूपीएससी पूछती है कि किस पैरामीटर पर दिया जाता है। फिलहाल शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के माध्यम से केंद्र सरकार इन भाषाओं के गहन प्राचीन इतिहास, विशाल साहित्यिक परंपराओं और राष्ट्र की सांस्कृतिक संरचना में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करती है। बेसिकली इसमें यह दिखाया जाता है कि जैसे संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, इनको पहले से शामिल किया गया, तो इसमें ये पता चलता है कि देखिए इसका जो हमारे संस्कृति में भी योगदान है, इतिहास को समझने में मदद मिली है, बहुत ही समृद्ध साहित्यिक रचनाएं इसमें हुई हैं, बहुत ही अलग अलग लेवल पे इनका योगदान है, तो उसे हम एक तरह से मान्यता दे रहे हैं, उसको एक विशेष स्थान दे रहे हैं ऐसी भाषा को। ठीक, इसीलिए ये कैटेगरी बनाई गई है। अब याद रखने वाली बात कौन सी है? प्रधानमंत्री ने मतलब इनकी अध्यक्षता में 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया, यही बस याद रखना है। बस पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन है कौन नहीं है, इनमें से 3 को निकाल के दे दिया गया, चौथा कोई और है तो गड़बड़ हो जाएगा। मराठी को, पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को, असमिया और बांग्ला, इन भाषाओं को भी अब शामिल कर लिया गया। इन भाषाओं का संबंध प्रमुख प्रदेश एवं संबंधित देश के राज्य महाराष्ट्र से मतलब वहाँ मराठी बोली जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाली और प्राकृत भाषा अब तो नहीं बोली जाती, मतलब इसके आप देखेंगे जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अहम योगदान है और बहुत सारी आपको साहित्यिक रचनाएं मिलेंगी इसमें। बांग्ला कहाँ बोली जाती है आप जानते हैं, असमिया कहाँ बोली जाती है जानते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद से 13वां महापत्तन बनाया गया है, तो इसमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये कौन सा है, और इसके अलावा जो 12 हैं उनका नाम याद रख लेना है। तो मैं आपको सीधे वही बता देता हूँ, बाकी आप नोट लेके अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है कि कुछ चुनिंदा द्वीपों को लिया गया है, सरकार अलग अलग जो बड़े बंदरगाह हैं ना उनको मान्यता देती है, उनको महापत्तन कहा जाता है। तो एक जगह है गलाथिया की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये जो मतलब यहाँ पर इसी जगह पे बंदरगाह है तो उसी से जोड़ दिया गया है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिप पोर्ट है, इसका विकास करने की योजना है और इसीलिए वैसे भी इसका बहुत बड़ा महत्व है पहले से ही, तो इसको हमने महापत्तन का नाम दे दिया है। कुल मिला के ये है, और पूरा नाम आप पढ़ेंगे आपके प्रश्न में ये दिख जाएगा, गलाथिया की खाड़ी पत्तन। इसे मेजर पोर्ट घोषित किया गया है। तो ये 13वां हो गया। पूछ लिया जाए कि 13वां किसे घोषित किया गया है तो आप जान जाएंगे। इसके अलावा एक लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये लिस्ट है जो 13 महापत्तन है, मेजर पोर्ट्स हैं, कौन उसका नाम और राज्य। जैसे पारादीप है उड़ीसा में है, ये मेरे पढ़ देने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इसे आपको ट्रिक लगाकर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बंदरगाहों से प्रश्न आते हैं, कई बार मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, कई बार सिंगल वन लाइनर होता है कि बताइए किस राज्य में है, किस तट पर है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लाइफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, एक जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसी के तहत एक लक्ष्य रखा गया है और शिक्षा से संबंधित एक योजना आप कह सकते हैं। इसमें क्या है कि मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए जो 2020 से 30 वाली जो एक टारगेट है, हम कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित एक टारगेट 100% साक्षरता की बात हम करते हैं, उसी के लिए ये उल्लास नाम की योजना जो है शुरू की गई है। 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए ये समर्पित है। तो बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि उल्लास योजना का संबंध किससे है, सिंपल। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिजोरम को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी आगे वन लाइनर हम देखेंगे उसमें भी मैं आपको हो सकता है शायद दिखाऊं। तो कार्यात्मक साक्षरता इसमें 100% वाले राज्य हैं, पूछा जा सकता है।
सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया, जिसे कार्यात्मक साक्षरता कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए पढ़ना लिखना जानते हैं, मतलब अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ और बेसिक चीज़ें जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं उनके बारे में नहीं पता होता, तो उसे भी शामिल किया गया, इसीलिए इसको कार्यात्मक साक्षरता कहा गया है। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया जा सकता है। ये एक पैरामीटर है। हालांकि ये भी मेरे हिसाब से अधूरी बात है, क्योंकि 95% से ऊपर फिर वही बात हो गई कि नाम लिखने का आ गया और अपना हस्ताक्षर कर ले रहे हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ले रहे हैं तो साक्षर हैं। बाकी कुछ और जो कौशल हैं, संख्या ज्ञान है, उसके बारे में नहीं पता है। सिर्फ राज्य ने कह दिया कि हमारे यहाँ 95% से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, साक्षर हैं, तो कार्यात्मक साक्षर भी हो गया। ये थोड़ा सा मुझे कमी दिखी, लेकिन उद्देश्य इसका जो आइडिया है वो ठीक है। इसमें 5 घटक हैं: आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा। ये पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं योजनाओं के, कभी कभी ऐसे पिलर्स जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं। तो एक चीज़ और देख लीजिए, कार्यक्रम के आधिकारिक मानकों के तहत मिजोरम जो है आधुनिक भारत का पहला राज्य है। इसकी घोषणा मई में की गई है, अभी 2025 में। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है, तो ये अलग से पूछा जा सकता है ऑनलाइनर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30 मई 2025 को इसके तहत गोवा को भी घोषित किया गया है, लद्दाख का है, केरल का है, इनका अपना अपना अलग ये आंकड़ा है। तो ये बेसिक बातें हैं। फिलहाल संविधान हत्या दिवस पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि इसी बहाने आपको अनुच्छेद 352 पता चल जाए, 360 पता चल जाए, आपातकाल के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, वैसे भी हमने पॉलिटी में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, बस याद दिलाना था इसलिए मैंने इसको लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, चीन युद्ध के दौरान 1962 में, फिर 1968 में आपातकाल लागू किया गया था। ये पूछा जाता है कब आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तब 1971 में लगाया गया था। और इस उद्घोषणा के लागू करने के दौरान ही देश की आपात की एक नई घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। देश में आंतरिक अशांति के कारण यह आपातकाल लागू किया गया था। ये 25 जून याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, यही महत्वपूर्ण है। आपातकाल की अवधि 1977 में समाप्त हुई। इसके बाद देश में आम चुनाव हुए। यही 25 जून जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कहा कि ये संविधान की हत्या थी, तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है एक तरह से। अलग अलग कुछ इसके पॉलिटिकल एंगल भी होते हैं। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि चाहे उस समय की कोई सरकार हो, चाहे आज की कोई सरकार हो, अगर वो देश के आम जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश करे तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या ही माना जाएगा। बाकी जो पॉलिटिक्स का खेल चलता रहता है उसको आप बस देखते रहिए, मज़े लीजिए। आगे तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये 1-2 लाइनें आप पढ़ सकते हैं। जो काम की चीज़ें हैं जहाँ से आपका ध्यान फिसल सकता है, जिसे याद रखना अनिवार्य है, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो बता कर रहूँगा। बाकी नोट इसीलिए देते हैं कि इत्मीनान से आप पढ़ सकें। नोट तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि जो समय बचा है ना, इस समय में यही ये नोट है जो बेड़ा पार लगाएगी। इसी से आप पढ़ेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन सवाल ये है कि कम से कम समय देकर, कम से कम एनर्जी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कहाँ से आ सकता है। और इस मामले में मैं दावा कर सकता हूँ कि कोई और संस्था आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल नहीं दे सकती। फिलहाल एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर विमान है, दुर्घटना हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आप मान के चल सकते हैं कि ये पक्का है। जैसे पहला टॉपिक था ना, उसी तरह का ये भी एक टॉपिक है। नेपाल में दुर्घटना हुई थी तो प्रश्न पूछ लिया था, तो क्या यहाँ से नहीं आएगा? यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग अनिवार्य है। इसीलिए एक एक लाइन जो मैं कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, उसे एकदम तुरंत अपने दिमाग में छाप लीजिए। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787, ये वाला डैश करके 8 ड्रीम लाइनर, ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। ये थोड़ा पढ़ने सुनने में अजीब लग रहा हो कि क्या नाम है ये, लेकिन आपको ये नाम ही याद रखना है। अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी, ये भी पूछा जा सकता है किस हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उसके बाद से दुर्घटना हो गई थी, ये न्यूज़ आपने देखी है, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना थी।
ये फ़्लाइट कहाँ जा रही थी ये भी पूछा जा सकता है। लंदन के लिए फ़्लाइट थी, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य हो गए। इसके बाद आगे देखिए, एयर इंडिया फ़्लाइट AI-171 और B7878 इस ने अहमदाबाद से लंदन के लिए इतने बजे उड़ान भरी। अब टाइम तो शायद नहीं पूछा जा सकता है कि लगभग 1:30 बजे की बात है, ठीक है। कुछ मिनट बाद ये क्रैश हो गया। बोइंग कंपनी का विमान था। कुल कितने लोग सवार थे पूछा जा सकता है। 242 लोग थे, 230 यात्री थे, 12 लोग थे वो क्रू मेंबर थे, मतलब पायलट और बाकी जो कर्मचारी होते हैं वो। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक यात्री जो है विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बच गए। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन जीवित बच गए थे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए ज़रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, मतलब ब्रिटिश की नागरिकता इन्होंने ली है लेकिन भारतीय मूल के हैं। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उनको अगर जोड़ लेंगे तो 280 लोगों की मृत्यु हुई थी। पूछा जा सकता है, हो सकता है ये भी जोड़ दे तो थोड़ा सा जटिल प्रश्न हो जाएगा। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई थी। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, पूछा जा सकता है। इसके बाद एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार यात्रियों में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। मतलब अलग अलग एंगल से देखेंगे तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण ना भी लगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल फीलिंग के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। यूपीपीसीएस में जिस तरह से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जैसे तथ्य उठाए जाते हैं, उसी को आधार बना के मैं कह रहा हूँ। मेरा इससे मेरी पर्सनल फीलिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से प्रश्न बनते हैं मैं वही बताऊँगा। अब बोइंग 787 हो सकता है कि ये शॉर्ट में सिर्फ इतना ही नाम बता दिया। ड्रीम लाइनर इसका नाम रखा गया। एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन वाला, ये डबल इंजन वाला है और लंबी दूरी का एक विमान है जिसे पहली बार 2011 में वाणिज्यिक रूप से सम्मिलित किया गया था। यानी कि इसने 2011 से अपनी उड़ान भरनी शुरू की थी और अभी तक तो कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक इसने, मतलब इस मॉडल का पहला अवसर है जब किसी विमान को इतनी बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। इस मॉडल का अभी तक कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। विमान दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपए प्रदान किए जाने की बात है। यह मूल राशि, एक मिनट, हाँ ठीक है, बाकी यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अलावा है। तो ये कुछ बातें जो थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है। भारत की अन्य हवाई जो त्रासदियाँ हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि जानने की कोशिश की जाए। तो 1996 में एक चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर हुआ था। 1985 में एयर इंडिया का बम कांड हुआ था, आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। आतंकवादी घुस गए थे उसमें। इस पर कई फिल्में भी बनाई गई हैं। 1978 में एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना हुई थी, 213 लोग मारे गए थे। तो ये कुछ बैकग्राउंड वाले तथ्य हैं, ध्यान रखिए। 2010 में मैंगलोर विमान दुर्घटना हुई थी। इसके बाद से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्लैक बॉक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी। जैसे अभी रिपोर्ट आई थी तो उसमें कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी और भी कारण पता चले थे कि कैसे इंजन बंद हुआ था और भी टेक्निकल समस्याएं क्या थी, वो कैसे पता चलता है। एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज़ होती है जिसको फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है, वो नष्ट नहीं होता। चाहे वो जहाज़ जल के राख हो जाए वो नहीं जलता, उसको इस हिसाब से बनाया जाता है। अब उसमें क्या पता चला है भाई, तो ये इससे जानने में मदद मिलती है। इसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है और इसकी दो प्रकार होते हैं इस डिवाइस के। एक सेकेंड, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एक होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। जहाँ पर पायलट बैठते हैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, क्या बातें हो रही हैं, और बाकी फ्लाइट का जो डेटा है उसकी रिकॉर्डिंग इसमें होती है। नारंगी रंग का होता है। कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है कि ब्लैक बॉक्स नाम है तो ब्लैक कलर का होगा। पीसीएस में हो सकता है पूछ ले कि हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है, तो जिसने नहीं पढ़ा उसको लगे ब्लैक बॉक्स मतलब काला, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नारंगी रंग का होता है और यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 ग्रेविटिक, अब इसका पता नहीं क्या मतलब है, उसका टक्कर झेल सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक शब्द मिसिंग है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं। इसके बाद
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 हुआ है। इसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है, ये तो बेसिक बातें 130 शहरों को लक्षित किया गया है। सबसे जो मेन बात है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें शीर्ष शहर कौन से हैं, टॉप शहर कौन से हैं, श्रेणियाँ बनी हुई हैं। पहली श्रेणी में पहले नंबर पे गुजरात है, बाकी दो ये रहे। दूसरी श्रेणी में रैंक 1 पे फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश का, और तीसरी श्रेणी में पूरे भारत की बात करें तो रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश का। ये आप ध्यान रखिएगा, बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें और कुछ खास नहीं होता। बाकी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से अगर आप देखें, श्रेणी 1 में आगरा है, इसकी रैंक 3 आई है ओवरऑल, मतलब स्कोर इतना है। स्कोर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नीचे आप देखेंगे सबकी रैंक दी गई है एक एक करके। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद है, श्रेणी 3 में रायबरेली है। ये कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। 23वां विधि आयोग गठित किया गया है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ जो कि आप सामान्य तौर पर जान जाएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए इसका गठन किया है, 23वें विधि आयोग का। अब इसमें स्ट्रक्चर में पूछा जा सकता है कुछ बातें, जैसे कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बाकी ये स्ट्रक्चर है कि सदस्य कौन से होंगे, सचिव होंगे। और इसमें जो मेन बात है ना, जो यूपीपीसीएस में जहाँ से पूछा जाता है वो यही है। ये वाली लाइन आपने याद कर लिया, बात बन गई। तो दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है, सिंपल। बाकी इसके पहले वाले ये जो है इनका आप याद रख लें तो काम हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए ज़रा। अगला टॉपिक है चिनाब रेलवे पुल। इसके बारे में 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए जहाँ से प्रश्न बनेंगे। एक तो आप गेस कर सकते हैं वैसे ही कि चिनाब नदी पे है, उसी से नाम इसका रखा गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में है। ज़िला नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपसे प्रदेश पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। रेलवे पुल है। सबसे मेन बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। नदी तल से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। कुल लंबाई इसकी है 1315 मीटर। ये कुछ तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। बाकी कुछ सामान्य बातें यहाँ पर हैं। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, यानी कि ये जो रास्ता है रेलवे का उसी का एक हिस्सा है। भूकंप से लड़ने की आप कहिए या फिर भूकंप को सहने की इसकी क्षमता ठीक ठाक है। अगर 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आता है तो ये झेल सकता है, ठीक है। बाकी कुछ सामान्य सी बातें हैं। 120 साल तक निर्मित रहने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जिस हिसाब से पुल बनते हैं और गिरते हैं तो 120 साल का कुछ कह नहीं सकते। बाकी सामान्य सी बातें हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसका बजट दिया गया है। बजट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बहुत खास योजना होती है उस पे बजट पूछा जाता है। अच्छा, पहलगाम से एक क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आ गया है पेपर में, जो आतंकी हमला हुआ था। अब इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात कि 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था। ऐसे तारीख महत्वपूर्ण होते हैं, पीसीएस के नज़रिए से पूछ लिया जाता है। हमले के 2 सप्ताह बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। इस पर खूब राजनीति भी हो रही है, सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन परीक्षा के नज़रिए से ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखिए, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब तक आतंक के गढ़ पर सीधे प्रहार करने के लिए हिचकिचाएगा नहीं। ये सब सामान्य बातें हैं, पॉलिटिकल लाइन है, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, लगभग 2:45 बजे के आसपास से हमला हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी, यहाँ एक जगह है, घूमने लायक अच्छी जगह है। फिलहाल अभी तो लोग नहीं जाएंगे, डर रहे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बैसरन घाटी कहाँ पर है। यूपीएससी तो इसको लेकर पूछेगी तो थोड़ा सा आगे पीछे बैकग्राउंड भूगोल को जोड़ करके, स्थलाकृतियों को जोड़ के पूछ सकती है। हालांकि यूपीएससी ने ऐसे भी प्रश्न पूछे हैं, जैसे चुम्बी घाटी कहाँ पर है, और भी कुछ घाटियों के बारे में पूछा गया है। तो बैसरन घाटी कहाँ पर है पूछा जा सकता है, वहीं पर गोलीबारी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने
धार्मिक पहचान पूछी थी, और इसका मकसद आप जानते हैं यही हो सकता है कि भाई हमारे देश में जो सामुदायिक क्या कहते हैं सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको उकेरा जाए एक तरह से, और दंगे हों, ये उनकी मंशा रही होगी। फिलहाल कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई। हो सकता है कि ये तथ्य आपसे पूछ लिया जाए, जिनमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक थे, ये पूछा जा सकता है। हमले की जिम्मेदारी जिस संगठन ने ली थी उसका नाम है TFR, द रेजिडेंट TRF, द रेजिडेंट फ्रंट। यह आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान लश्कर तैयबा का एक, आप समझ सकते हैं उसी का हिस्सा मान सकते हैं इसको। तो ये कुछ बातें हुई। इसके बाद से सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, और हो सकता है कि इसी बहाने यूपीएससी में तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैंने सिंधु जल संधि आपको पहले ही पढ़ाया है, नोट दी है, लेकिन थोड़ा विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा कि कौन कौन सी नदियाँ हैं इस संधि के तहत जिनका पानी भारत यूज़ कर सकता है, कौन सी नदियाँ हैं जो पाकिस्तान यूज़ करेगा उनके पानी को। ये समझौते में था, ये आपको भी ध्यान रख लेना चाहिए, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस पर असर पड़ा, ये आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु जल संधि कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, हो सकता है वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। बाकी वीज़ा रद्द किया गया था, ये पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के ये है कि अब सरकार ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचा कि अब कार्रवाई करना है, तो अब उसमें कुछ तथ्य आपको ध्यान रखना है। थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकों में सीमा पार जवाबी कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। ये ऊपर वाली जो लाइन थी उसी का हिस्सा है, कुछ खास नहीं, मेन बातें हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। ये आप जान गए हैं, ये डेट महत्वपूर्ण है, ये डेट महत्वपूर्ण है। हमला हुआ था 22 अप्रैल को, मई में 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ये 9 रणनीतिक ठिकानों पर जो है भारत ने हमला किया था, ये पूछा जा सकता है। मीडिया में जो चल रहा था उस पर मत जाइएगा, बहुत सारी बातें इधर उधर की हो रही थी। इनमें से 5 ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में थे, POK में। 4 ठिकाने प्रॉपर पाकिस्तान के भीतर थे, वहाँ पे हमला किया गया। भारत का यही कहना है भाई वो आतंकवादी ठिकाने थे, इसलिए हमने हमला किया था। उन्होंने हमारे देश की शांति भंग करने की कोशिश की, संप्रभुता भंग करने की कोशिश की, लोगों की हत्या की है, तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। तो इसलिए इस तर्क के साथ पाकिस्तान के अंदर भी, और ये बहुत एक तरह से बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को समझाने से वैसे समझ में नहीं आती बात, चाहे कोई भी देश हो, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, उनको साफ जवाब देना होगा कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, और अगर हमारी संप्रभुता पे खतरा आएगा तो हम प्रॉपर जैसा जवाब देना चाहिए वैसे देंगे। हो सकता है कि POK में जो आतंकवादी संगठन है वो धीरे धीरे खिसक के पाकिस्तान में चले जाएं, फिर भी हमले करते रहें। तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर भी हमने कई संगठन बना रखे हैं, उनका कोई लोकेशन है, तो वहाँ भारत हमला कर सकता है अगर छेड़छाड़ करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, इन ठिकानों में ये जगहें थी, ये पूछा जाना थोड़ा मुश्किल है, एक बार ध्यान रख लीजिएगा। कई बार वार्ताएं हुई, 10 मई को दोनों देशों ने कहा कि ठीक है युद्ध विराम करते हैं। देश खुश नहीं था इससे, ये सेंटिमेंटल बात भी हो सकती है और भी चीज़ें, लेकिन मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, अब इंटरव्यूअर छोटी सोच का न हो, निहायत ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं खासतौर से PCS परीक्षाओं में जो बहुत बेवकूफ़ी वाले होते हैं, और जो एग्ज़ामिनर है जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी छोटी सोच का होता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो उसके सामने आपका जवाब यही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि हम तो जीत रहे थे, तो क्यों आप युद्ध बंद कर दिया गया, हम जीत जाते तो ये हो जाता वो हो जाता। तो अगर भारत की जनता और इमोशंस को ध्यान में रख के आप बात करेंगे तो बिल्कुल ये जवाब होगा कि हाँ हमें नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से एक प्रशासक के नज़रिए से जवाब देंगे तो आप ये कहेंगे कि चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश है, जब युद्ध होता है तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके समस्या हल हो जाए। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, आतंकवाद जड़ से समाप्त होना चाहिए, ये एक मुद्दा है, उसको अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है। युद्ध करेंगे, दोनों देशों की जनसंख्या जो है उस पर असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, विश्व में जो छवि है उस पर असर पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक युद्ध हो जाए ढंग से तो एक देश 20-30 साल पीछे चला जाता है। तो ये मानसिकता आपकी होनी चाहिए, इमोशंस में नहीं बहना। वापस आते हैं, इसमें कुछ हथियार प्रणालियाँ जो यूज़ की गई थी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान था,
इसकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ पे पूछा गया। बस ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ से आया था ये भी पूछा जा सकता है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल था, यूरोप का है, इनका हमने इस्तेमाल किया था, ये ध्यान रखिएगा। हैमर है, फ्रांस का है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत की जो प्रणालियाँ हैं, जैसे स्काई स्ट्राइकर है, भारत इजराइल के सहयोग से बना है। और हराप लाइटिंग म्यूनिशंस, ये है इजराइल से भारत ने लिया है। तो ये लिस्ट में दिया जा सकता है आपसे, बताइए कि कौन कौन से हथियार हमने यूज़ किए थे। और S-400 तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये रूस से हमने ख़रीदा। हो सकता है कि सिर्फ यहीं से पूछ लिया जाए कि S-400 हमने किस देश से ख़रीदा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रणाली है, तो ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने भी यहाँ से प्रश्न पूछे हैं। बाकी आकाश है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसका भी इस्तेमाल किया गया था, डीआरडीओ ने बनाया है। उसके बाद से भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कायदे से देखा जाए तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि किन्हें, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, किनको यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। ये आपके मेन तथ्य हैं यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए। बाकी थोड़ा और विस्तार से आप पढ़ना चाहें तो आराम से नोट आपके पास है, पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए। जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी। अनावश्यक रूप से यहाँ पे टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई ऐसी बात है जो बकवास है, वही बातें हैं जो ध्यान रखनी है। बस ये है कि जो महत्वपूर्ण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ध्यान दूँ। बाकी वीडियो देखने से एक आइडिया मिल जाता है, बार बार सुनने से चीज़ें रिवाइज होती हैं, लेकिन असली मज़ा आता है जब वो आपके हाथों में हो, आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड से पढ़ सकें। कुछ बातें जैसे मान लीजिए भगवत गीता को शामिल किया गया, उस पर पूछा जा सकता है कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नाट्य शास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है, भरत मुनि का। महाकुंभ से क्वेश्चन एक आना तय है, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता। तो 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक 45 दिवसीय महाकुंभ, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए थे। तो हो सकता है कि ये पूछा जाए, थोड़ी संभावना कम है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कोई बात नहीं। असली बात इधर है। महाकुंभ का आयोजन हर साल 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। देखिए ये महाकुंभ अभी नया नया ये शब्द आया है। पहले जो होता था कुंभ और अर्धकुंभ, ये शब्द होते थे। महाकुंभ थोड़ा इसको और भव्य दिखाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी था कि कुछ इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। अब जानते हैं अभी जिस पार्टी की सरकार है उनका थोड़ा झुकाव है धार्मिक मामलों में, तो इसलिए महाकुंभ, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। वो जो नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कुंभ कब कब आयोजित होता है, तो ये नहीं कि यार हमने जो अभी पढ़ा वो तो महाकुंभ है 12 साल में होता है और कुंभ जो है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कुंभ जो अर्ध कुंभ है 6 सालों में और ये 12 सालों में होता है। 4 प्रमुख स्थान कौन से हैं ध्यान रखना है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है। अब ये याद रखिए 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यानी कि संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछली बार की तुलना में रिकॉर्ड बनाया है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए थे, सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है। इस पर हमें बस ध्यान रखना है कि प्रश्न आएगा कि नहीं, तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं वो ध्यान रखना है, जैसे कि प्रथम ये क्या है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला है, मिनी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ गंगा सफाई अभियान चलाया गया। हालांकि देखिए ये करंट अफेयर मैगजीन्स वेबसाइट्स पर आने वाली खबरें ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं। ग्राउंड लेवल पे जो आपने रिपोर्टिंग देखी होगी इसमें पता चलता है कि बहुत कूड़ा था, अच्छे से कूड़े का निपटान नहीं किया गया। बीबीसी का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बड़ी चालाकी की थी कि ट्रैकर लगा रखा था कूड़े में, और बाद में अभी हाल ही की बात है, काफ़ी कई महीने बाद जाके उसको देखा कि ट्रैकर अभी भी एक्टिव है, यानी कि कूड़े का निपटान अच्छे से नहीं किया गया। जिस कूड़े को जलाया जाना था वो जलाया नहीं गया है, जिस कूड़े को रिसाइकिल किया जाना था वो नहीं किया गया है। तो वो अलग बात है, फ़िलहाल रिकॉर्ड बन गया है और हमें ध्यान रखना है। बाकी इतने सफाई कर्मी थे, ये एक रिकॉर्ड बन गया।
तीसरा रिकॉर्ड 1102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कितना है, 1102 लोगों द्वारा, ठीक है। 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी यह कलाकृति एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ये बढ़िया था, ये तथ्य अच्छा पूछा जा सकता है। महाकुंभ 2025 के दौरान 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों के दांतों का ऑनलाइन परीक्षण किया गया। ये नया रिकॉर्ड बनाया गया। जो लोग भगदड़ में मरे थे उनके बारे में थोड़ा सा कम करके दिखाया गया है, लेकिन ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है। वैसे भगदड़ वाला पूछा भी नहीं जाएगा। कोका कोला इंडिया और SLMG क्या है बेवरेजेस द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन 3,000 कितना 32,737, इसका जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये नहीं पूछा जाएगा। बाकी विशेष आयोजन जो हुए थे, एक ये था कि दोहा महाकुंभ यात्रा की शुरुआत की गई थी योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। पूछा जा सकता है कि ये सम्मेलन कहाँ पर हुए थे, ऐसे ही पूछा जाता है। जैसे दोहा महाकुंभ तो आप गेस कर लेंगे, ये भी आप गेस कर सकते हैं, वैसे कुंभ इसमें जुड़ा हुआ है। खैर, आगामी कुंभ कहाँ हो सकता है ये आपसे पूछा जाएगा। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक 2027 में होगा, गोदावरी नदी के किनारे आयोजित किया जाएगा। 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ तथा वर्ष 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में पिछला महाकुंभ 2013 में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। ये एक तरह से पॉलिटिकल ये शब्द है, किसी भी पार्टी का नाम दे के लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं, उससे नहीं पूछा जाता कि किस पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। 2013 वाला पता है आपको। कुंभ को वर्ष 2017 में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से हाईलाइट करके रखिएगा। हो सकता है कि यहीं से प्रश्न बना हो, प्रश्न तो आएगा पक्का। इतना तो है कि एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। अब कौन सी लाइन हो सकती है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 2017 में यूनेस्को को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आप कह सकते हैं, इंटेंजिबल क्या कहते हैं, हिंदी इसका बोल रहा है, अदृश्य नहीं, ऐसा कुछ, रुकिए सोच के बताता हूँ। हाँ, अमूर्त विरासत कहते हैं इसको। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली है, और इसकी एक लिस्ट है यूपीएससी टॉप 300 में आपको नोट दी गई है कि कितने, जैसे दुर्गा पूजा को लेटेस्ट दिया गया है, गरबा को दिया गया है। तो ये लिस्ट आप ध्यान रखिए, यूपीएससी ने अभी पिछले साल ही यहाँ से प्रश्न पूछा था, मैंने सबूत भी आपको दिखाया था। तो ये एक बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब सामान्य बातें हैं, आप इनको एक बार बस पढ़ लीजिएगा। ये क्या, ठीक है, सिंपल, बाकी सिंपल लाइनें हैं। झांकियाँ निकाली गई थी, ये भी सिंपल बात है। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, कुछ बातें ध्यान रखने लायक हैं, वैसे ये सामान्य सी बात है। देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। 20 वर्ष बाद बदलते परिदृश्य, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से जोखिमें बढ़ रही हैं, महामारी का अनुभव हो रहा है, कोविड जैसी समस्याएं आ रही हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए संशोधन प्रस्तावित किया गया और हुआ भी। इसमें डेट दिया गया है कि कब लोकसभा में आया, कब राज्यसभा में आया, और ये 29 मार्च 2025 को एक संशोधित अधिनियम बन गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लागू हो गया। अधिनियम प्रभावी कब से हुआ? ये अधिनियम बन गया, प्रभावी हुआ है 9 अप्रैल 2025 से। 29 मार्च को अधिनियम बना, 9 अप्रैल को प्रभावी हुआ। पीसीएस के हिसाब से ये तथ्य महत्वपूर्ण है। संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एनडीएमए है और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे। ठीक, ये एक बात हो गई। और इसके अलावा पहले राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती थी, जिनकी मंजूरी जो है वो नेशनल लेवल पे जो ये समिति बनाई गई है, प्राधिकरण बनाया गया, उनके द्वारा दी जाती थी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, पहले केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम बनाती थी, एनडीएमए को स्वयं नियम बनाने का अधिकार नहीं था, अब बना सकते हैं। संशोधित कानून के अनुसार जो एनडीएमए है अब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक रेगुलेशंस बना सकती है। ये एक खास, कुल मिला के इसको थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी गई हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर कानून बने संसद से तब आप काम करेंगे,
आपदाएं आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके पास कुछ शक्तियाँ दे रहे हैं हम लोग, आप खुद बनाइए कानून। कानून नहीं, एक तरह से रेगुलेशंस, अंतर होता है, रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट में अंतर होता है। अधिनियम की धारा 2 में कई परिभाषाएं अपडेट की गई हैं। आपदा प्रबंधन की परिभाषा में अब आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सम्मिलित किया गया, रिस्क रिडक्शन को सम्मिलित किया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा नहीं माना जाएगा। मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति अगर खराब हो जाए कहीं पर तो उसको हम आपदा नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या मानेंगे ये। हालांकि एक तरह से आपदा तो जैसी स्थिति तो बन ही जाती है कि मान लीजिए हिंसा हो रही है, लगातार दंगे हो रहे हैं, तो एक तरह की वो भी आपदा ही है, मानव जनित आपदा है पूरी तरह से। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे अपनी राजधानी अथवा नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना सकते हैं, ये खास बात है। इन्हीं में से लेकर कथन बनाए जाएंगे। यूपीएससी 2026 में तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसको मैं थोड़ा विस्तार से कवर करूँगा टॉप 300 में। वो नोट आपके पास है तो दोनों से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो टॉप 300 वाली पीसीएस के लिए भी काम करेगी और पीसीएस वाली कुछ चीज़ें यूपीएससी में काम आएंगी। फिलहाल यह अधिनियम राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने का अधिकार देता है, जिसको एसडीआरएफ कहते हैं। एनडीआरएफ आपने पढ़ा होगा, एसडीआरएफ गठन कर सकते हैं। यह अधिनियम मौजूदा निकायों, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, हालांकि है तथ्य ही, लेकिन थोड़ा सा सीधा सीधा कहा गया है तो आपको लगेगा कि कंसेप्ट है, लेकिन इसमें तथ्य छुपे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चुनाव हुए थे दिल्ली में, कुछ बस बेसिक बातें, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। जैसे कि कहाँ गया, कुल 70 सीटें हैं, आपको पता है 12 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ है। मेरे ख्याल से प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, ये लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगी है, बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, कई बार सीटों से प्रश्न पूछे जाते हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, अभी तो चर्चा में ही हैं, तो इनका नाम नहीं भूलेगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आने की संभावना कम है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सेमी कंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ आपको ध्यान देना है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत चिप निर्माण संयंत्रों, जिसको हम फैब बोलते हैं, और असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसके बाद ये शुरुआत की गई है, इस मिशन का शुरुआत किया गया है और यह मिशन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। एक कार्यक्रम है ना सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम, ये सेमीकंडक्टर से ही मिलकर बनाया गया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की छठी, ये ध्यान रख लीजिए, सेमीकंडक्टर यूनिट यानी कि अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने को मंजूरी दी है। और इसमें इसकी स्थापना देखिए कौन कौन कर रहा है। HCL, फॉक्सकॉन, ये कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है कि ये कहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। बाकी इसमें भी कुछ नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, मेरे बताने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि ये कुछ कंपनियों के नाम है जो मिलकर इस पर काम कर रही हैं, कितना प्रतिमाह कितना यहाँ से प्रोडक्शन होगा, इस तरह की बातें हैं, उद्देश्य क्या है, यहाँ पर कंपनियों के नाम दिए गए हैं। माइक्रॉन है, टाटा है, TS, ये क्या है जी, TSAT, ये भी टाटा का ही है। तो इनका नाम बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बस जो मेन बात थी मैंने ऊपर गोला करके बताया कि कहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है और ये छठवां, पहला नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी सामान्य सी बात है, ठीक है। इसके बाद से ये भी एक ऐसा टॉपिक है, देखिए यूपी पीसीएस में आप जानते हैं करंट अफेयर जो है वो वन लाइनर के रूप में ही पूछा जाता है। मिलान करने वाला कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कायदे से वो भी वन लाइनर है, एक तथ्य यहाँ पर एक तथ्य सामने, ऐसे फिर मिलाइए। तो एक मतदाता वाला मामला, हालांकि इस न्यूज़ के बाद बड़ी खबरें राहुल गांधी की वजह से और उनकी पार्टी ने जो भी रिसर्च किया था बताया कि वोट चोरी हो रही है, तो वो अभी मामला आया है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे आगे। तो फिलहाल ये पहले से चर्चा में था। तो एक शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा,
जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इपिक नंबर क्या है, ये बहुत चर्चा में है। यूपीएससी तो यहाँ से पूछेगी ही, लेकिन आपसे पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि इपिक नंबर क्या होता है। क्या है? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, जिसमें कुछ अक्षर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि BIT1 2 3, इस तरह से मैं आगे पीछे करके उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और नंबर भी होता है। तो इनसे मिला के एक कोड बना होता है, 10 अंकीय होता है। इसी को हम एपिक नंबर बोलते हैं। 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन के कार्यकाल में इनकी शुरुआत हुई थी। ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम लेके जो लोग लोकतंत्र के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो गर्व महसूस करते हैं कि ऐसा चुनाव आयोग होना चाहिए। कभी पढ़िएगा टाइम निकाल के और आज के चुनाव आयुक्त को देख लीजिए, इनकी भाषा या इनकी कार्यशैली। देखिए, किसी भी पार्टी के पक्ष में होना न होना अलग बात है। आप तैयारी कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी के पक्ष में न जाएं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस देश की सिस्टम में कोई कमियां हैं तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। और एक बात साफ साफ दिखता है कि चुनाव आयोग बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा जैसे होना चाहिए। खतरनाक चीज़ है। फिलहाल एरोनेट क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए है। और इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इसलिए भी मैंने इसको लिया था कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 324 खूब पूछा जाता है। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है निर्वाचन आयोग के पास है, ये 324 में कहा गया है। 325 में कहा गया है मतदाता सूची से संबंधित कि किसी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा मत देने से, उसका निर्वाचन कार्ड बनाने से। 326 में कहा गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे और इसी के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। ये पूछा जा सकता है। ये कुछ तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था 1950 में, उसकी धारा 17 से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं होगा। अभी जो मामला उठा था, एक व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव के नाम से थे, तो वो अलग अलग जगहों पर पंजीकृत थे, मेरे ख्याल से 6 जगहों पे। ऐसे बहुत सारे मामले अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो ये उसका उल्लंघन है एक तरह से। धारा 18, कोई व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं होगा, तो इसका भी उल्लंघन कई जगहों पर देखा गया है। जो 1951 में अधिनियम बना था, उसकी जो धारा 62 है, प्रत्येक पंजीकृत मतदाता एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार मतदान करने का अधिकारी। एक लड़के ने वीडियो वायरल किया था, 5-6 बार वोट दिया था तो ये चिंता की बात। देखिए, जिस राज्य में, जिस देश में चुनाव में पारदर्शिता नहीं होगी, उसमें सरकार हमेशा मतलब संदेह के घेरे में रहेगी कि चुन के आई है वो ठीक है कि नहीं। और ऐसी सरकारें कभी कभी घातक भी हो सकती हैं। अब वन लाइनर देखते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो खूब गौर से एक एक लाइन को पढ़िए, तैयार करिए। अब इसमें तो टॉपिक वाला है नहीं, यानी कि एक लाइन अपने आप में टॉपिक भी है, अपने आप में तथ्य भी है। जैसे केरल के अलपुझा में स्थित अर्थुंकर पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। ये एक तथ्य है, महत्वपूर्ण। इसमें सारे तथ्य महत्वपूर्ण है, बहुत सोच समझ कर शामिल किया गया है। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महत्वपूर्ण है ट्रक वाला। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को विशेष लाभ देने के लिए मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। ये उन महिलाओं के लिए जो बिहार की ही हैं। अगर कोई महिला बिहार से बाहर की है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। ये एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। तो ये पहला जो है अंजी ब्रिज है, इसका ध्यान रखिएगा। चिनाब वाले पढ़ रहे थे ना, उसी में नीचे शायद मैंने स्किप किया या ध्यान नहीं दिया, अंजी ब्रिज के बारे में भी वहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसी सीरीज में हमने देखा है। 4 जून 2025 की बात है। राजस्थान के खीचन, फलोदी और मैनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर में है, ये फलोदी में, इनको रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 2 से 4 जून 2025 तक पराग्वे राष्ट्रपति
सेंटियागो पेना पालासियोस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। तो ये पूछा जा सकता है पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है। उसके बाद से भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इकोसोक में भारत चुना गया है 2 सालों के लिए, ये ध्यान रखिए। 3 जून की बात है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से कटरा मुंबई जम्मू कश्मीर के कटरा से मुंबई के बांद्रा तक शुरू की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी की बात है 2025 में बैडमिंटन नहीं बैड मिलियन डे को भारतीय जीवन बीमा LIC ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक दिन में 5,88,107 जीवन बीमा पॉलिसियां जारी करके ये रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, एक छोड़िए चलिए मैं बता रहा हूँ इसको, आप लिंग आधारित जोक मत समझिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे मेरे मन में आ रहा था, आजकल यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि LIC का विज्ञापन आता है खूब। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उसमें दिखाया भाई LIC करवाया, जीवन बीमा कराया, तो उसका असली मकसद ये होता है कि अगर व्यक्ति गुजर गया, दुनिया छोड़ के चला गया, तो उसकी जो फैमिली है, जो परिवार है, उसे पैसा मिल जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं हो कि मतलब अचानक से ज़िंदगी पीछे चली गई, आर्थिक संकट आ गया। तो ये थीम होता है LIC का या फिर जीवन बीमा का। विज्ञापन में हर बार, चाहे कोई भी कंपनी हो, विज्ञापन कराए जीवन बीमा का, उसमें जो पुरुष है जो पति है वही मरता है, कि पुरुष मर गया तो पत्नी और बच्चों का क्या होगा, ये दिखाता है। जैसे बहुत सारी सोच ऐसी है जो महिलाओं के खिलाफ है, उसमें दिखाता है कि वो उस विज्ञापन में या बोलचाल में, मुहावरे में, जैसे लड़कियों के जैसे क्यों रो रहे हो, चूड़ी पहन लो, ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति सोच ऐसी है कि महिलाएं कमज़ोर ही होती हैं। वैसे पुरुषों के प्रति भी कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो पुरुषों को कुछ अलग इमेज के रूप में दिखाती हैं। उसी में से एक है कि मरेगा तो पहले पुरुष मरेगा हालांकि ये तथ्य भी है, ये सिर्फ जोक की बात नहीं है। नॉर्मली औरतें ज़्यादा जीती हैं पुरुषों की तुलना में, एवरेज तौर पे आप देखा जाए तो। खैर, बाकी आप जो सुनना चाह रहे थे कि इसी बहाने मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आजकल जो चल रहा है, वो आप गेस कर लीजिए मैं क्या एग्जांपल दूं। फिलहाल भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकार द्वारा वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन नाम से 3 जून 2025 को लॉन्च किया गया। तो ये सिंपल यही है, ठीक है। इसके बारे में LLM के बारे में हमने UPSC के बारे में पढ़ा था विस्तार से, नोट आपको दी गई है, अब वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना जानिए कि भारत जेन इससे संबंधित है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मई 2025 को कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जा सकता है घाटमपुर विद्युत परियोजना के बारे में कहाँ पर है। चुनाव आयोग ने एक मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी, कि एक केंद्र पर 1200, मैक्सिमम 1200 लोग जाकर वोट दे सकते हैं, पहले 1500 था। 24 मई 2025 को नीति आयोग की शासी प्रदेश परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने की थी। इस बैठक का विषय था विकसित भारत @ 2047 तक विकसित करेंगे। देखिए क्या करते हैं। 21 मई 2025 को मिजोरम पहला, ये मैंने आपको बताया था कि पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दीव भारत का पहला जिला बना जिसने दिन के समय बिजली की पूर्ण मांग को सौर ऊर्जा से पूरा किया है। यानी कि वहाँ पर उस ज़िले में, दमन दीव आपने नाम सुना होगा, दिन के समय में जो भी रोशनी की ज़रूरत है, रोशनी नहीं, जो भी विद्युत की ज़रूरत है, वो सोलर पैनल वगैरह लगा के उससे हासिल किया गया। मार्च 2025 में भारत में डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, पूछा जा सकता है, 2397। इसके बाद बिहार का नंबर है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बिहार है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल है। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 तक सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नामक एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया था। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, PCS में भी पहले भी पूछा गया है कि ये ऑपरेशन चलाया गया था, किसके लिए चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। मई 2025 में बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया है। तो
ये पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, हालांकि थोड़ा सा सामान्य है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर है मध्य प्रदेश का। उस शहर में लोग अब भीख नहीं मांगते। तो मतलब ऐसा सरकारी हिसाब किताब है, अब पता नहीं ग्राउंड लेवल पे क्या है। भारत में मातृ मृत्यु दर 2020-22 की अवधि में 88 रही। ये प्रति लाख मतलब 1 लाख जीवित जन्मों पर ये बताया गया है। यानी कि 1 लाख बच्चे पैदा करने के दौरान, मतलब 1 लाख माताएं हैं, बच्चे पैदा की, उनमें से 88 औरतों की मृत्यु हो गई, महिलाओं की। तो ये 88 है और कम होना चाहिए, हालांकि पहले बहुत ज़्यादा होता था, धीरे धीरे आंकड़ा कम हो रहा है। मई 2025 में कोझिकोड शहर को WHO द्वारा वैश्विक नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल किया गया था। किसको? कोझिकोड शहर को। अप्रैल 2025 की बात है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098। ये नए आंकड़े आपको पता होने चाहिए। भूगोल का प्रश्न वैसे आपको लगेगा एग्जाम में, लेकिन करंट अफेयर में इसको शामिल करिए क्योंकि नए आंकड़े 2025 के आंकड़े हैं। नई गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, वैसे पहले भी था, जिसकी लंबाई इतनी है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश आप वैसे भी गेस कर सकते हैं, अंडमान निकोबार। 1 मई 2025 की बात है। संजय जायसवाल भाजपा के हैं। इनको वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संजय जायसवाल। ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25 मई 25 की बात है, मतलब 2025 की। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विझनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, वहाँ पर स्थापित हुआ। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम हमला हुआ था, ये आप जानते हैं। और 15 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को, ये भी आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नाट्यशास्त्र श्रीमद् भागवत गीता को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। और ये ध्यान रखने वाली बात है, उत्तराखंड ने आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम शुरुआत किया है। किस राज्य ने शुरू किया है? पूछा जा सकता है। 11 अप्रैल 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला था। बनारस के क्या नाम है, शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च और तिरसी बर्फ़ी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करौंदा, इनको जो है जीआई टैग मिला है। पूछा जाता है, यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें क्रमशः बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पूछा जा सकता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम आप जानते हैं, उसी के तहत आकांक्षी पंचायतें कौन कौन कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं? बिहार में सबसे नंबर 1। अच्छा, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 में 918 था, जो 2023-24 में बढ़कर 930 हो गया है। इस तरह का क्रेडिट लेने का वो कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो, कोई भी हो, वो कहेंगी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कि सिर्फ इस कार्यक्रम को ये वो नहीं कहना चाहिए। समय के साथ थोड़ी सी जागरूकता आ रही है और लोग समझदार हो रहे हैं कि लड़का लड़की में भेद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका निश्चित रूप से इसका भी योगदान है, इस मुहिम का असर हुआ है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 26 मार्च 2025 की बात है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है। पूछा जा सकता है कि किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के लिए। मार्च 2025 में पंजाब भारत का पहला राज्य बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज की शुरुआत की है। जिनको सुनाई नहीं देता वो सांकेतिक भाषा से समझ सकते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में जून 2025 में बिहार को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार स्पेशल वाले दोस्त ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है।
और कोरल रीफ पे तो अलग अलग तरीके से यूपीएससी पूछती ही है। 6 जून की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे ये आर्क ब्रिज, चिनाब ब्रिज की बात हो रही है, उसका उद्घाटन किया। और ये श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक को मतलब राष्ट्र को समर्पित किया गया, वही बात है, हमने पढ़ा अभी। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या है, बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा। 8 फरवरी की बात है इसी साल 2025 की, दिल्ली के ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर भारत का पहला वर्टिकल सोलर प्लांट उद्घाटित किया गया, ये पूछा जा सकता है। और 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा स्वावलंबनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, ये इम्पोर्टेंट है। 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जिसे कुंभ मेला जनपद नाम दिया गया है। वैसे भी जब कुंभ मेला लगता है, अगर कभी आप गए हों तो आपको कहीं छत पे चढ़ के देखने का मौका मिले, मैं तो ज़्यादातर समय रहा हूँ उधर, दारागंज जाता था अक्सर, तो देखता था ऊपर से, नागवास की मंदिर के पास आप देखेंगे पूरा ऐसा लगता है कि शहर बसा हुआ है, तो एक जिला जैसा वो दिखता है उस समय, ठीक है। तो कहाँ गया जी, कुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की सदर, सोराव, फूलपुर, करछना तहसीलें शामिल की गई उस साइड की। एक तरफ ये दारागंज वगैरह हैं, तो दूसरे अपोजिट साइड की ये सब ना, उनको शामिल किया गया। फूलपुर इस अब कैसे मैं बताऊं कि किधर है, इस साइड उस साइड करने मैं एक्चुअली यही समस्या है कि अगर आप किसी जगह को अच्छे से जानते हो, वहाँ रहे हो, देखे हो, तो शॉर्टकट में बताने के चक्कर में आप बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जैसा लगता है कि सामने वाला भी वही देख रहा है जो हम देख रहे हैं। तो मैं इस साइड उस साइड कर रहा हूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप प्रयागराज में रहे हैं तो आप जानते हैं, अदरवाइज संभावना कम है कि ये पूछा जाए कि इसमें कौन कौन तहसीलें शामिल की गई, ठीक है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कुंभ सहयोग एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था, पता नहीं कहाँ था, ये पूछा जा सकता है। लेकिन 21 नवंबर 2024 को केरल को सर्वोत्तम समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का शीर्ष समुद्री जिला कोल्लम, केरल जो है, इसको घोषित किया गया है। और सर्वोत्तम अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 30 सितंबर 2024 की बात है, महाराष्ट्र राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माला गोमाता का दर्जा दिया है, ठीक है। और इसके बाद सितंबर 2024 की बात है, महाराष्ट्र ने पुणे हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी। अब इसका नया नाम जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, तो पुणे हवाई अड्डा अब नए नाम से जाना जाएगा। उसके बाद से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2 सितंबर में आया था 2024 वाला, शीर्ष 4 जो राज्य हैं, केरल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, गुजरात। अगस्त में जाएं 2024 में राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से अगस्त में ही 2024 में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, नागालैंड। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी, तो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा गले में खराश है तो उसके लिए सॉरी। हाँ, जुलाई में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य लद्दाख की पूगा घाटी में प्रारंभ हुआ। अब पूगा घाटी पूछा जा सकता है कहाँ पर है, लद्दाख में है, बाकी बात अलग, पूगा घाटी अलग पूछा जा सकता है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान दिया गया, पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग को रखा गया, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्रमशः
गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल में किया गया है, मिजोरम में। और ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है, तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा फिल्मी स्टाइल में लगता है सुनने में। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास कार्यक्रम विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा सभी जिलों में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल रहे, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हनाथियल मिजोरम में है, सबसे आगे रहा मिजोरम का। लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम स्कोर करने वाला रहा। जुलाई 2025 में 6 वर्षीय पंजाबी पर्वतारोही तेगबीर सिंह यूरोप की चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे, और ये चोटी है माउंट एल्ब्रुस, 6 वर्ष की उम्र में। बताइए, 6 वर्ष की उम्र में हम लोगों को ढंग से कपड़ा पहनना नहीं आता था। अभी चीज़ें सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो रही है, इस जनरेशन के बच्चे भी एडवांस हो रहे हैं, उनकी सोच और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो समय के साथ सब चलता रहता है। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत का पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये सिंपल है। बाकी यहाँ पर देखिए, मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई है। उद्देश्य वही है, निजी क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करना है, और बाकी उसी से संबंधित सामान्य बातें। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की बीमा निगम की 196वीं बैठक में क्या नाम है, स्प्री 2025 योजना को मंजूरी दी गई, और यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और संविदा और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के दायरे में लाएगी, उसके लिए है। बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना की ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इसको मंजूरी दी है। इसका बजट है 99,446 करोड़ रुपये, और 2 वर्षों में देश भर में इतना करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। रोजगार के मामले में अभी देश की हालत ख़राब है। बाकी आपको याद रखना है एग्ज़ाम के नज़रिए से। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मतलब गणेश उत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। इसकी शुरुआत 1993 में लोकमान्य तिलक ने की थी। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ऐतिहासिक तथ्य है वो भी, और जो अभी वर्तमान का है वो भी ध्यान रखिएगा। प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल किया गया है। एक मोस्टली सेन के नाम से जानी जाती हैं, तो यूट्यूब पे शायद आपने इनको देखा होगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS है उसमें राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, 25 जून याद रखिएगा। बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आलू की उत्पादकता को बढ़ाना है, किसानों की आय को बढ़ाना है, रोजगार मिलेगा, ये सब। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहाँ पे गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डाटा सेंटर, ये ध्यान रखिएगा, की आधारशिला रखी। यह डाटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित होगा जिसकी क्षमता 30 मेगावाट की होगी। तो गाजियाबाद और ग्रीन डाटा सेंटर, ये ध्यान रखिए। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी, और यह वैली अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, बिहार में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। इसकी क्षमता 5 मेगावाट है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि है।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सालखन फॉसिल पार्क को, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, पूछा जा सकता है। यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में 300 रुपये का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया था। बाकी मतलब पूछा जा सकता है किन की 300वीं जयंती थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला एआई आधारित मल्टी मॉडल, ये वाला हमने देखा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भारत जेन लॉन्च किया था, ये हमने देखा। यह 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा और भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देगा। ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल, ये तो हमने देखा है, इसका उद्घाटन किया है। तो घाटमपुर कानपुर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगा। 2027 में यह होगा। भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये स्पेशली यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अब अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया है 20%। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 20% का आरक्षण है जो अग्निवीर से रिटायर होंगे उनके लिए। प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा खास गांव भारत का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च 3 बार आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, 20,000 बार, कुछ लोग 15 बार भी नहीं कर पाते सूर्य नमस्कार। ये एक तरह का योगा है, योगा प्रैक्टिस है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर बन गया है। भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, इसको पूछा जा सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, भारत में गरीबी दर 2011-12 से मतलब 27 से घट करके 5% हो गई है 22-23 में। थोड़ा सा डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए, क्योंकि ये जो गरीबी का आंकड़ा है ना, ये कुछ पैरामीटर ऐसे बनाए गए हैं कि इतना पैसा कोई आदमी कमा रहा है, मतलब खर्चा कर पा रहा है अपने पर, खाने पीने पे, इतनी एनर्जी का वो कैलोरी का उपभोग कर पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। तो ये पैरामीटर बदल दीजिए, अभी गरीब और अमीर सब और साफ हो जाएगा। तो उसी सब आंकड़े का खेल है। बाकी स्थिति थोड़ी ख़राब है देश में, गरीबों की संख्या इतनी तो नहीं है, इतना कम तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी, एक मिनट, मैं अपना कमेंट्री दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। ये मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, इसे याद करके जाना है, यहाँ से प्रश्न आएंगे मेंस में। अगर क्वेश्चन आया तो यही लिखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 हो गई है, जो वैश्विक औसत 2.1 से तो अब कम है। इसके बाद से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा के तहत देश की पहली डिजिटल विधानसभा घोषित किया। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पर कागजी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी होगा सब डिजिटल होगा। बहुत अच्छी पहल है। इसके बाद से भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना था। पूछा जा सकता है, बाकी 21 जून तो कई बार पूछा गया है, मिलान करने में पूछा जाता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है कि साल भर आप 3,000 दीजिए साल भर के लिए, ऐसा कुछ है। हालांकि इसमें और भी कुछ तकनीकी बातें हैं जिसके आधार पर कुछ आलोचनाएं भी हुई। मध्य प्रदेश सभी शहरी निकायों को ई नगरपालिका 2.0 प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और 19 जून 2025 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग के लिए एक परिसंवाद किया था और इतने लाख करोड़ का बजट जो है आवंटित किया। तो पिछली बार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, पूछा जा सकता है।
सॉरी, आगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 2035 तक जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है, पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य राज्य को अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्तियों से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है, प्रतिभा सेतु। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका चयन सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लिस्ट होगी उन बच्चों की जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया, तो उन्हें कहीं और भी नौकरी मिल सकती है। बहुत अच्छा कदम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे टैलेंटेड हैं जो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता और फिर लगता है कि ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, फिर शुरू से करना पड़ेगा, तो उन्हें अब नौकरी चाहिए तो मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। आप जानते हैं कि ई मार्केट प्लेस बनाया गया है कि सरकारी जो भी खरीद होगी यहीं से होगी ताकि पारदर्शिता आए। सरकार को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पहले घालमेल होता था, हालांकि अभी भी होता है कि किसी खास कंपनी से ख़रीद रहे हैं ज़्यादा कीमत पर और अपने ही लोगों से ख़रीद रहे हैं सामान, तो लाभ पहुंचा रहे हैं उनको। तो ये बनाया गया है, यूपी उसमें रिकॉर्ड बनाया है, तो पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू की, मतलब करने की घोषणा की, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 27 से आरंभ की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर की मराठी और अंग्रेजी माध्यम की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया। सोचिए कितना विरोधाभास है। एक तरफ नौटंकी चल रही है कि हिंदी बोलो, मराठी बोलो, इस तरह की, और स्कूल पे जो है ये कहा जा रहा है कि ठीक है 1 से 5 तक हिंदी को भी एक सामान्य भाषा के रूप में लिया जाएगा। तो पॉलिटिक्स जब अपने नेगेटिव रोल में आती है ना, बहुत भयानक होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य है योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना। वैसे भी एक इमेज है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की एक इमेज है कि ध्यान केंद्र वहाँ अच्छे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं ध्यान करने के लिए, हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ से मतलब भारत के भी लोग जाते हैं। तो एक अच्छी पहल है पर्यटन के लिए भी और योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के नज़रिए से भी। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक है। ये पहला पार्ट था, इसके और भी पार्ट्स आएंगे, सारे पार्ट आएंगे, लेकिन आपकी समझदारी इसमें है कि जल्दी से ये और बाकी की जो नोट है वो ले लीजिए और बार बार रिवाइज़ करिए। इस समय सब कुछ छोड़ के पहले इसे तैयार करिए, इसके बाद कुछ पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। वही तथ्य हैं, वही पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इधर उधर भटकेंगे दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। वैसे मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि ये कहने से कुछ होता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार कहूँ। जैसे मैं भी कभी कभी कोई वीडियो देखता हूँ, बार बार कोई कहे कि सब्सक्राइब करिए करिए, तो चिढ़ होती है, तो मैंने ऐसे कह दिया। लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि कर लेना चाहिए तो निश्चित रूप से करिए, क्योंकि आने वाली सीरीज़ जब भी आएगी, अगर आपने किया है सब्सक्राइब, तुरंत आप तक रिकमेंडेशन पहुंच जाएगा, आप देख पाएंगे। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।